हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदु रस आईटी क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं, जो आपकी आगामी सीपीसीटी परीक्षाएं या फिर ईएसबी से रिलेटेड, बैंकिंग से एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके कोई कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने पहला प्रश्न है, लिखा है फर्मवेयर किसका उदाहरण है। देखो, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो फर्मवेयर होता क्या है। एक्चुअली फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर डिवाइस की मेमोरी, वो चाहे रोम हो गई या फिर इस फ्लैश मेमोरी हो गई, उसमें स्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो ये होता क्या है? ये रैम होती है क्या? बिल्कुल नहीं, रैम नहीं होती है। ये रैम तो आपकी क्या होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको हम फुल फॉर्म रहता है जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनके फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, रोम में संग्रहित सॉफ्टवेयर होता है क्या? बिल्कुल सही, कि ये जो आपका फर्मवेयर होता है ये रोम में संग्रहित सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप आपके पर्सनल यूज के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। और अगर हमारे जनरली ऐसे व्यक्तिगत बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? बिल्कुल नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि आपका डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कि इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, यानी कि जिसके अंदर हम डेटा को सेव कर सके, संग्रहित कर सके। ब्लू रे डिस्क? बिल्कुल, आपका ब्लू रे डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है। पेन ड्राइव? पेन ड्राइव भी आपका स्टोरेज डिवाइस जानते होंगे आप। एसएसडी? एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फुल फॉर्म याद रखते जाना। और जो आपका एसएसडी है ना, ये आपका एचडीडी से फास्ट होता है, तेज होता है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपकी मेमोरी होती है उससे फास्ट होता है। तो जो इसका स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, वो स्कैनर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका स्कैनर है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, लिखा है बफर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, बफर मेमोरी को मैं समझा देना चाहता हूं आपको, एक्चुअल में होती क्या है। बफर मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्या करती है, जैसे कि अगर आप जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, किन्हीं दो डिवाइसों के बीच में डेटा की गति का तालमेल बनाए रखने के लिए बफर मेमोरी का यूज किया जाता है। मान के चलिए, जैसे कि अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन छोटी है और अगर आपके पास सीपीयू की स्पीड तेज होती है, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाला डेटा धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगा, पर चलेगा उसके ऊपर, और सीपीयू उसको जल्दी से प्रोसेस कर देगा। तो इतनी जल्दी से आपकी कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर डेटा चल नहीं पाएगा। तब बफर मेमोरी का यूज होता है ताकि दोनों की गति का तालमेल बना रहे। क्या लिखा हुआ ऑप्शन में? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना? बिल्कुल नहीं, वो आपकी रोम या फिर सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का डिवाइस उपयोग है। अस्थायी रूप से डेटा को रोककर गति का संतुलन बनाना? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। वायरस हटाना एंटीवायरस का कार्य होता है, और इंटरनेट की गति बढ़ाना आपकी आईएसपी का कार्य होता है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे सामने, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है जिसमें जो डेटा है वो ऑप्टिकल तरीके से स्टोर किया जाता है। तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या आप इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं।
आपकी जो SSD होती है ये आपकी फ्लैश मेमोरी के ऊपर कार्य करती है। किसके ऊपर? फ्लैश मेमोरी, याद रख लीजिएगा। और आपकी जो हार्ड डिस्क है ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर कार्य करती है। रैम जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। तो डीवीडी इसका सही उत्तर होने वाला है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, नाम भी लिख देता हूं मैं डिजिटल, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ASCII कोड का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ASCII कोड क्या करता है, हमारे द्वारा दिए जाने वाले डेटा को बाइनरी कोड में निरूपित करता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, आपको पता है कि केवल बाइनरी भाषा में केवल ये 0 और 1 को ही समझता है कि 0 और 1। तो जैसे कि हमने अल्फाबेट का नंबर A लिखा तो कंप्यूटर उसको A ना समझते हुए इसका मान क्या रहता है ASCII कोड में 65, वैसे ही B का मान होता है 66 और इसी प्रकार आगे भी। तो ASCII कोड वैसे इसका पूरा फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको कि इसका फुल फॉर्म रहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्या कार्य करता है? चित्र संग्रहित करने के लिए होता है क्या यूज? नहीं, चित्र को संग्रहित करने के लिए आपकी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अक्षरों एवं प्रतीकों को बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। वीडियो चलाने के लिए आपका वीडियो डिस्क का उपयोग किया जाता है, VLC प्लेयर वगैरह। इंटरनेट चलाने के लिए आपका ISP का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा ASCII कोड का मुख्य कार्य क्या है। अक्षरों और प्रतीकों को बाइनरी रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यूनिकोड विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूनिकोड विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ASCII कोड, वह केवल आपकी अंग्रेजी भाषा को ही सपोर्ट करता था। पर मान लीजिए आपके पास जैसे कि बहुत सारी दूसरी भाषा है, जैसे चाइनीज भाषा हो गई चाइना की, और दूसरी भाषा जापानीज लैंग्वेज हो गई जापान की, तो उसमें भी तो कुछ प्रतीक होते होंगे। तो उनमें जो कैरेक्टर है उनका फिर बाइनरी कोड कैसे बनाए, क्योंकि वो तो अलग लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। तो जो आपका यूनिकोड है वो किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का जो भी प्रतीक रहते हैं उनको बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए बनाया गया है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करता है वो आपका ASCII कोड है, और जो सभी भाषाओं को सपोर्ट करता, लिखा है विश्व की सभी भाषाओं के अक्षरों के लिए एक समान मानक देना, वह कार्य किसका होता है? आपका यूनिकोड का। इंटरनेट की गति बढ़ाना अभी बता दिया कि कोई इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर हार्ड डिस्क की क्षमता बढ़ाना, इससे भी कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है हमारे सामने, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या कंप्यूटर की गति बढ़ाना होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो उसके बदले कंप्यूटर की गति को धीमा कर देते हैं कंप्यूटर वायरस। डेटा को नुकसान पहुंचाना या सिस्टम को प्रभावित करना? बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है कि जो आपके कंप्यूटर वायरस है वो क्या करते हैं, जो आपका डेटा उसमें स्टोर रहता है कंप्यूटर में, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको क्षतिग्रस्त करके उसको प्रभावित करते हैं। प्रिंटर चलाना प्रिंटर का कार्य होता है। इंटरनेट उपलब्ध कराना? बिल्कुल नहीं। आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है?
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताना है जो आपके वायरस के अवॉइड या खिलाफ लड़ने की क्षमता रखता है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो भी वायरस रहते हैं उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता रखने वाले सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो अवेस्ट इसका सही उत्तर होने वाला है। फोटोशॉप आपके फोटो को एडिट करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर में आपको ऑडियो और वीडियो को अच्छे से अपने अनुसार चला सकते हैं। नोटपैड इसका कोई इससे संबंध नहीं है। तो अवेस्ट इसका याद रख लीजिएगा नाम। चलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते ही है सभी क्या होता है। क्या केवल टाइपिंग करना इसका कार्य होता है? बिल्कुल नहीं। टाइपिंग तो हम करते हैं और किस पर करते हैं? कीबोर्ड पर करते हैं। बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है कि जो आपके हार्डवेयर डिवाइस है और सॉफ्टवेयर उनके अंदर लगे होते हैं उनके बीच में समन्वय मैनेजमेंट करना किसका कार्य होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। केवल गेम चलाना कोई मतलब नहीं है यहां पर इससे। केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना ये भी नहीं है इससे संबंधित। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स डेटाबेस है? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स डेटाबेस है? देखिए डेटाबेस के बारे में बता दूं कि इनमें से चारों में से आपको ओपन सोर्स है यानी कि ऐसा डेटाबेस जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो इंटरनेट से फ्री में। तो वो कौन सा डेटाबेस है आपका? MySQL होता है। ओरेकल डेटाबेस आपके कमर्शियल यानी कि वही आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है या इसको बाय करना पड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को भी हम खरीदते ही है। MS एक्सेस को भी हमको खरीदना पड़ता है। पर आपका जो MySQL है ये आपका ओपन सोर्स डेटाबेस है यानी कि इसको हम इंटरनेट से फ्री में यूज कर सकते हैं। अगली स्लाइड अगले पेज अगले प्रश्न पर लिखा है हमारे सामने राउटर का मुख्य कार्य क्या है। तो समझो क्या दस्तावेज प्रिंट करना है? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज प्रिंट करने का कार्य आपका प्रिंटर का होता है। विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा भेजना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि कई सारे नेटवर्क है और उनमें अगर हमें एक साथ डेटा पहुंचाना है तो हमें राउटर का यूज करना रहता है। आपने देखा होगा कि आपके कार्यालय वगैरह में जो सिस्टम रखे होते हैं उनमें अगर आपको एक साथ सभी में डेटा को पहुंचाना है जैसे इंटरनेट डेटा हो गया तो राउटर का यूज किया जाता है। वायरस हटाना एंटीवायरस का कार्य। ऑडियो चलाना आपके VLC मीडिया प्लेयर हो गया इस प्रकार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है यानी कि ट्रस्टेबल जिसपे हम भरोसा कर सकें। टोपोलॉजी क्या होती है? जो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करती है कि जो आपके नेटवर्क है जितने भी नेटवर्क है वो आपस में किस किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्या तरीका है, किस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। तो मैं आपको बता दूं जैसे बस टोपोलॉजी की बात करें यहां पर तो बस टोपोलॉजी एक सीरियल वायर के रूप में चलती है, सीरियल तरीके से चलती है जिससे आपके सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ये यहां पर ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, ये तीसरा कंप्यूटर हो गया। समझ में आ रही होगी ये बात। तो ये विश्वसनीय नहीं है क्योंकि मान लो जैसे आपका डेटा यहां से चल रहा है और आपको लास्ट तक पहुंचाना है, आपके फर्स्ट में अगर कोई सा सिस्टम खराब हो जाता है तो आपका डेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये इसका गलत उत्तर। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? आपके जो डिवाइस रहते हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? रिंग की तरह। रिंग जानते हो, गोलाकार तरीके से कि जैसे एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया और एक सिस्टम ये हो गया। तो ये भी आपस में जुड़े होते हैं। पर क्या ये भी विश्वसनीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मान लो अगर आपका कोई सा एक डेटा खराब हो जाता है तो क्या दूसरे उसमें पहुंच पाएगा डेटा? बिल्कुल नहीं। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होने वाला है। मेश टोपोलॉजी क्या होती है समझा देते हैं आपको। मेश टोपोलॉजी में जो सभी कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो आपके पास 5 सिस्टम है। कितने हैं? 5 कंप्यूटर सिस्टम हैं।
जो आपस में क्या है, जनरली तो कनेक्टेड है, पर एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। जैसे ये इन दोनों से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। इस प्रकार से आपके कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अभी मेश टोपोलॉजी ही क्या है, सबसे ट्रस्टेबल नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आती है। अगली है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटर आपस में तो जुड़े रहते हैं, पर बीच में इसमें एक हब रहता है जहां से सभी कंप्यूटर में डेटा को पहुंचाया जाता है। पर यह पॉपुलर टोपोलॉजी होती है, परंतु यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मान लो अगर आपका ये बीच का जो हब है अगर यही खराब हो जाता है, इसमें ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका डेटा सभी कंप्यूटर सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा। परंतु सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी है। और अगर विश्वसनीय यानी कि ट्रस्टेबल टोपोलॉजी की बात करें तो आपकी मेश टोपोलॉजी हो जाती है। आया दोस्तों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले एमसीक्यू पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होने वाला है हमारे सामने, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डीएनएस में आप सभी को समझा दूं क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। एक्चुअल में इसका कार्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि जो हमारा जो डेटा रहता है वो इंटरनेट पर आईपी एड्रेस के तौर पर सेव होता है। कैसे रहता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमारा आईपी एड्रेस रहता है इस प्रकार से, आपने देखा होगा। तो क्या करता है डोमेन नेम सिस्टम, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को, हमारे द्वारा दिए गए वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। जैसे कि हमने गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि www.yahoo.com हमने गूगल पर सर्च किया, तो ये रहता हमारा वेब एड्रेस। इसको डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, आईपी एड्रेस में चेंज करता, तभी तो इंटरनेट को पता चलेगा हमने क्या सर्च किया है। आया समझ में? डायरेक्ट ये लैंग्वेज आपका इंटरनेट नहीं पढ़ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इतने सारे आईपी एड्रेस को याद करना भी पॉसिबल नहीं है। कौन से आईपी एड्रेस याद रखेंगे हम? तो हम तो सीधे से क्या याद रख सकते हैं, वेबसाइट का पता याद रख सकते हैं। वही जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, उसको आईपी एड्रेस में बदल देगा और इंटरनेट तक हमारे द्वारा क्या सर्च किया जा रहा है पहुंचा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती? कई बार बता चुका हूं, 128 बिट होती है। और जो आपका IPv4 एड्रेस, दोनों ही पूछे जाते हैं जनरली। IPv4 एड्रेस, इसकी जो लेंथ होती है वो 32 बिट की रहती है, और ये 128 बिट इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है? क्या होता है ओपन सोर्स वेब ब्राउजर? ओपन सोर्स वेब ब्राउजर वो होता है जिसके लिए, वैसे तो जनरली हम सभी यूज करते ही है, जैसे कि हम गूगल क्रोम भी यूज करते हैं, तो क्या क्रोम क्या ओपन सोर्स वेब ब्राउजर के अंतर्गत नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि इस पर कुछ ऐसी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन लागू होती है जिसके लिए हमें प्रीमियम लेना पड़ता है। परंतु इसमें ओपन सोर्स वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स होता है। और जो आपका गूगल क्रोम है, इसको गूगल ने ही लॉन्च किया है। आपका माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो आपका सफारी है ये एप्पल द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है, इसको फायरफॉक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर याद रख लेना, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स होता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, एसक्यूएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैं बता दूं आपको, एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। क्या वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं क्या यूज? नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं क्या? बिल्कुल सही, कि आपको एसक्यूएल का उपयोग करके आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज आसानी से कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग के लिए आपको फोटोशॉप रहता है, गेम बनाने के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। जनरली हम डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं। हाँ, एसक्यूएल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। लिखा डेटाबेस में फॉरेन की का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, डेटाबेस में वैसे तो कई सारी की रहती है, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। पर फॉरेन की का मुख्य कार्य होता है दो टेबल के बीच में संबंध स्थापित करना, रिकॉर्ड हटाना, बैकअप लेना, प्रिंट करना। ये अलग टॉपिक से रिलेटेड है दोस्तों। देखो कैसी दो टेबल, जैसे कि हमारे सामने एक स्टूडेंट की टेबल होती है, स्टूडेंट की टेबल फर्स्ट है, एक स्टूडेंट की टेबल सेकेंड है। जैसे कि इसमें भी नाम वगैरह लिखे हुए हैं, इसमें भी नाम वगैरह लिखे हुए हैं, पर ये क्या है? हमारे एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड है और ये एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है। हमें इन दोनों को एक दूसरे से क्या करना है? ज्वाइंट करना है। तो दोनों में बच्चे का रोल नंबर क्या रहता है? रोल नंबर छोड़िए, जैसे कि आधार नंबर क्या रहता है, तो आधार नंबर के द्वारा ही हम दोनों टेबल को क्या कर सकते हैं? संबंध स्थापित कर सकते हैं दोनों टेबल्स के बीच में। तो फॉरेन की के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? सभी को पता होना चाहिए, बराबर चिन्ह से शुरू होता है। और IMPA कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना तो आपको बराबर का चिन्ह उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस B5 का सही अर्थ क्या है? तो कोई सा भी सेल एड्रेस लिखा हो, जैसे कि मैंने लिखा A9, तो जो A है ये कॉलम को निरूपित करेगा, और जो ये बाद वाली जो है वो रो को निरूपित करेगी। तो देखो B किसको निरूपित करेगा? हमारे पास कॉलम को निरूपित करेगा। ऐसे ही देखो, A की जगह क्या हो सकता था? B हो सकता था, और 9 की जगह 5 हो सकता था। तो B किसको निरूपित करेगा? कॉलम को। तो B कॉलम को निरूपित कर रहा है और 5 रो को निरूपित कर रहा है। आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट कौन सा होता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर होता है, अडोब रीडर आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, VLC मीडिया प्लेयर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। अगर आपको इंटरनेट से कोई चीज, जैसे इंटरनेट पे जैसे गूगल ड्राइव, आपका गूगल ड्राइव हो गया, उस पर अगर आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है, आपकी जो जानकारी डाली गई है वो, तो क्या बिना इंटरनेट से हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कहीं से भी डेटा तक पहुंच संभव होती है, बिल्कुल सही, कि हम कहीं से भी, जैसे अगर आपका मोबाइल है उसमें कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं, उनको आपने जीमेल पे चढ़ा दिया, यानी कि आपने उनको खुद कंप्यूटरिंग पर चढ़ा दिया। अगर आपका मोबाइल गलती से खो जाता है तो क्या दोबारा वो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं प्राप्त कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आपके जीमेल आईडी के थ्रू आप कहीं से भी। आई बात समझ में? तो कहीं से भी डेटा तक पहुंच संभव होती है। रैम बढ़ जाती? बिल्कुल नहीं। CPU तेज हो जाता है? इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगला है हमारे सामने, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? देखो ये डायरेक्ट गिनती लिखी हुई है, कोई आप जीमेल वगैरह का पासवर्ड किस प्रकार से बनाते हो? जिसमें हमारे अल्फाबेट भी हो, सारे नंबर भी हो, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न हो जाता है हमारे सामने,
HTML का पूरा नाम क्या है? HTML क्या रहता है? आपके वेब पेज जो रहता है उसकी जो वेब पेज बनाते हैं तो वहां पर आपका HTML का यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI क्या रहता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम वैसे तो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और क्या कार्य करता है, जैसे कि अगर हमें स्क्रीन पर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो जो कुछ आइकन बना रहते हैं जैसे व्हाट्सएप का हो गया, इन चीजों को देखकर हम पहचानते हैं, तो यही होता है GUI के माध्यम से बने हुए आइकन रहते हैं। डायरेक्ट हम सभी जगह पर कमांड का यूज नहीं किया जाता कि कुछ लिखा हुआ ही है, हम कुछ चीजें चित्रों या आइकन को देखकर भी समझते हैं। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। विंडोज, उबुंटू और एंड्रॉइड ये तीनों क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो कैसी लगी आप सभी को आज क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।